नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट का मौर्य बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं पुनः बच्चों क्रैश कोर्स का 14वां लेक्चर। क्योंकि कुछ दिन से बच्चों आप लोगों का लेक्चर नहीं आ रहा था बच्चों, इसके पीछे कारण था बच्चों टेक्निकल इशू का। बहुत सारी समस्या थी बच्चों, उसको खत्म कर चुके हैं। वो समस्या सभी बच्चों टल चुका है। अब आप लोगों को रेगुलर रूप से क्लास दिया जाएगा बच्चों, लेक्चर दिया जाएगा। यानी बच्चों 13वां लेक्चर तक तो कंप्लीट था बच्चों। अब हम बात करेंगे 14वां लेक्चर से, और 14वां लेक्चर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बच्चों होगा उस पर हम लोगों को एक एक करके डिस्कशन करनी है। मगर 13वां लेक्चर तक जितने भी क्वेश्चन कराया गया था बच्चों, वह आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन था बच्चों, वो 90 से 95% इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। वही क्वेश्चन आपको इस लेक्चर के माध्यम से बताया गया, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों। अब आप लोगों को हम बताए थे कि 30 लेक्चर कम से कम होनी चाहिए। यानी आप लोगों का अभी तक 13 लेक्चर तो हो गई बच्चों। अब आपको रेगुलर रूप से जब लेक्चर देंगे बच्चों, तो याद रखिएगा सभी काम आप लोगों का पूरा हो जाएगा। जितने भी बायो का लेक्चर होगा बच्चों, टोटल हम एक एक करके कर लेंगे। आज से आप लोगों को रेगुलर रूप से लेक्चर देखने को मिलेगा बच्चों। तो सभी बच्चे फास्ट में ज्वाइन कर लेंगे बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करेंगे ताकि और सब बच्चों पुनः ज्वाइन कर सके बच्चों। आइए बात करते हैं आज का लेक्चर का पहला क्वेश्चन से। हम लोग आज बात करने वाले हैं बच्चे। आज का आपका पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का क्या है बच्चों, आइए बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, और ये क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर में भी पूछा जाता है और कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो हम पहले 5 नंबर को देखेंगे, और 5 नंबर को जैसे देखेंगे तो इसमें शॉर्ट टाइप का पूछेगा, तो उसको भी हम लोग क्लियर करते चलते, यानी दोनों क्वेश्चन क्लियर होते जाएगा बच्चों। क्या कहता है, जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों की विवेचना करें। जो गर्भ निरोधन की बात हम लोग करते हैं, उनके विभिन्न यानी विधियों की विवेचना करने को कहा जा रहा है बच्चों। आप सबको मालूम होगा, जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, या जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसको कम करना हो तो हमें इन सभी चीज़ों का जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के विधि के द्वारा हम बच्चों याद रखिएगा जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ों का जानकारी नहीं होने के कारण, हमारे समाज में इस प्रकार की जानकारी नहीं होने के कारण कि किस प्रकार से गर्भ निरोधक को रोका जा सकता है, कौन कौन सी विधि इनका प्रयोग किया जा सकता है, जिसके कारण जनसंख्या पर याद रखिएगा असर पड़ सकता है, जनसंख्या कम सकता है। इन बातों को हम चर्चा एक एक करके करने वाले हैं बच्चे। जिसमें जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां हैं, जिसमें प्राकृतिक विधियां की बात करेंगे, और दूसरा हम रोध विधियां की बैरियर मेथड की बात करेंगे। तो सबसे पहला हम बात करने वाले हैं किसका, प्राकृतिक विधियां कौन सी है, इसकी चर्चा कर लेते पुनः हम बच्चों। तब दूसरे विधि की बात करने वाले हैं। कहेंगे ये विधियां अंडाणु एवं शुक्राणुओं के संगम को रोकने रोकने के सिद्धांतों पर कार्य करती है। ये जो सिद्धांत है बच्चों, प्राकृतिक विधियां, ये याद रखिएगा अंडाणु और शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु की जब बात करते हैं तो मेल के अंदर बच्चों याद रखिएगा किसका, शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल के अंदर बच्चों याद रखिएगा अंडाणु का बनना होता है। इनमें से एक उपाय आधविक यानी सर्वाधिक यानी आवधिक संयम है, जिसको हम लोग आवधिक संयम का मतलब बहुत ज्यादा संयम माना जाता है। जिसमें एक दंपति महामारी चक्र के 10वें दिन से 17वें दिन, याद रखिएगा 10वें दिन से 17वें दिन, और दूसरा बीज की अवस्था या बीज के अवधि के दौरान मैथुन कार्य से बचे। यानी कहा जाता है जब कोई दंपति 10 से 17वें दिन वो मासिक चक्र की अवधि में होता है, उस बीच में क्या, याद रखिएगा उस बीच के दौरान मैथुन कार्य से बचना चाहिए हमें, जिससे अंडो उत्सर्ग की अपेक्षित अवधि मानते हैं। जिसमें अंडो उत्सर्ग की जो अवधि होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, उस बीच में मैथुन की क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। इससे निषेचन अवधि भी कहा जाता है। यानी इसको हम लोग कौन सी अवधि के रूप में जान सकते हैं, निषेचन अवधि भी कह सकते हैं। दूसरी बात, बाह्य स्खलन या अतिरिक्त मैथुन की बात हम जब करते हैं, तो इस विधि में पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से पूर्व स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बचते हैं। यानी जब हम बात करते हैं मैथुन की क्रियाओं की बात करते हैं, जब पुरुष का लिंग
फीमेल बॉडी के योनि में प्रवेश कराई जाती तो उस समय बच्चों याद रखिएगा विवृषण याद कर सकते हैं स्पर्म का स्रावित होता है, तो वो स्पर्म को योनि के अंदर नहीं डालकर बच्चों बाहर की ओर हमें क्या करनी होगी बच्चों, याद रखिएगा बच्चों वीर्य सेचन से बचने चाहिए या हमें बाहर की ओर बच्चों क्या करनी चाहिए, इसको स्रावित करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है स्तनपान, जिसको अनावर्त भी कहते बच्चों। स्तनपान अनावर्त की बात करें, प्रसव के बाद स्त्री द्वारा जब तक स्तनपान होता है तब तक आवर्त चक्र शुरू नहीं होता। यानी कहने का मतलब जब एक माँ अपने बच्चों को जन्म देती है तो बच्चों को जब जन्म देने की बात होती है तो याद रखेंगे वो बच्चों को जन्म देने के बाद कुछ समय तक याद रखेंगे वो आवर्त चक्र की क्रिया में नहीं आती है और यह विधि सिर्फ 4 से 6 माह तक के लिए कार्यरत रहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो ये कुछ विधियां हैं, कुछ प्राकृतिक विधियां के अंदर कुछ बात था। इस बातों से हमें इस बात का पता चला कि हम किस प्रकार से याद रखिएगा जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला प्राकृतिक विधियां, और प्राकृतिक विधियां में कुछ कुछ बात हम आपको बता दिए किस प्रकार से संतानों को होने से बचा जा सकता है। दूसरा बात है बच्चों रोध विधियां की बात करेंगे, बैरियर मेथड की बात करेंगे। इसमें भी क्या होता है शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोका जाता है। इस विधि में अंडाणु तथा शुक्राणु को निषेचित कार्य से अलग करने की विधि माना जाता है। इसमें क्या होता है शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से अलग किया जाता है। यह पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। जो रोध विधियां की बात करें, ये बैरियर मेथड की बात करें, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध है। इसे सामान्यतः कुंडम या निरोध कहा जाता है। इनको सामान्यतः क्या कुंडम या निरोध कहा जाता है। इसके प्रयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री के योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग के ठीक पहले ढक दिया जाता है, संभोग के पहले, जिससे अस्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग से प्रवेश नहीं कर सके और कुंडम का मशहूर ब्रांड जो है वो निरोध माना जाता। बच्चों ये बात याद रखिएगा। ये दोनों विधियों से हमें क्या कर सकते हैं, यानी गर्भवती होने से रोका जा सकता है। और जैसे गर्भवती होने से रोका जा सकता है तो याद रखिएगा जनसंख्या नियंत्रण 100% होगी बच्चों, ये बात याद रखिएगा। तो ये बात सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जब समझ में आ गया हो तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं बच्चे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक का संक्षिप्त वर्णन करें। आपको पूछा जा रहा है कि रिकॉम्बिनेट डीएनए के संक्षिप्त में वर्णन करने को कहा जा रहा है। आइए हम वर्णन करते हैं बच्चे कि दो विभिन्न डीएनए के टुकड़ों को संयोजित करके, यानी दो विभिन्न डीएनए के टुकड़ों को क्या करेंगे, संयोजित करना है। तो संयोजित करके एक नया डीएनए बनाता है। कहेंगे दो भिन्न डीएनए के टुकड़ों को, दो भिन्न भिन्न प्रकार के डीएनए को टुकड़ों को लेंगे और संयोजित करके एक नया डीएनए बनाते, उससे हम लोग रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते। तथा इस तरह का डीएनए बनाने के लिए जो विधियां उपयुक्त होती उसे रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते। इस प्रकार के जो डीएनए बनाने के लिए जिस प्रकार के हमें डीएनए का उपयोग करते हैं या जिस विधियों का उपयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं, उसे बच्चों याद रखिएगा रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे डीएनए का विगलन की बात करेंगे, डीएनए के विगलन के बाद डीएनए का खंडन या प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा किया जाएगा। फिर वांछित डीएनए खंड का विगलन किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, डीएनए खंड का संवाहक से बंधन यानी एंजाइम लाइगेज के द्वारा फिर उसको जोड़ा जाएगा और पुनयोगज डीएनए का परपोषी से यानी स्थानांतरण किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, परपोषी कोशिकाओं का माध्यम से यानी संवर्धन किया जाएगा और फिर वांछित उत्पादन का निष्कर्षण किया जाएगा। ये एक विधि था। किस प्रकार से याद रखेंगे हम, रिकॉम्बिनेट डीएनए की मदद से, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी से इनको हम एक नया डीएनए बना सकते। दो भिन्न भिन्न डीएनए से कैसे बना सकते, ये स्टेप बाय स्टेप बात हम कर लिए। और किसे कहते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए, ये भी बात हम लोग स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को जब समझ में आ गया हो तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर।
कहता अंततः प्रजनन क्या है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 5 नंबर में भी पूछा गया है कई बार। तो आपको 2 नंबर और 5 नंबर दोनों याद रखना होगा। पूछ देगा अंततः प्रजनन क्या है तो 2 नंबर में भी लिख सकते हैं। कहता है जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच, ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को प्यारे बच्चे, एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होता है तब इस प्रकार के प्रजनन को अंततः प्रजनन कहते हैं। यानी कहता एक ही नस्ल के पशुओं के बीच जब प्रजनन होता है तो इस प्रकार के प्रजनन को अंततः प्रजनन कहते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में एक ही नस्ल के पशुओं के बीच 4 से 6, कितना, 4 से 6 पीढ़ियों तक यानी संगम कराया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई जाती है। 4 से, एक ही नस्ल के पीढ़ियों के साथ 4 से 6 पीढ़ियों तक याद रखेंगे संगम कराई जाती है, और याद रखिएगा इस पर निम्नलिखित कार्यनीति का याद रखिएगा अपनाई जाती है। पहला जो कार्यनीति है वो कौन सा है? एक ही नस्ल के उत्तम किस्म के नर तथा मादा का चयन होना चाहिए। दूसरा, नर तथा मादा का संगम। तीसरा है संतति का मूल्यांकन तथा श्रेष्ठ नर तथा मादा का चयन होनी चाहिए। और चौथा, चयनित नर तथा मादा का संगम। यानी ऐसे नस्लों का हमें सिलेक्शन करना है, ऐसे नस्लों को लाना है जो ऑलरेडी पहले से, वो याद रखेंगे क्या होता है बच्चों, उत्तम किस्म का होता, और उससे जब दोनों नस्लों के बीच में संगम कराया जाएगा तो उससे भी एक नया उत्तम, या कह सकते बेहतरीन नस्ल तैयार हो सके। इस क्रिया को हम लोग अंतः प्रजनन के रूप में बच्चों जानते हैं। ये बात याद रखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2025 में जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लेंगे बच्चों। स्क्रीनशॉट जो भी बच्चे लेना चाहते हैं वो फास्ट में ले लेंगे। अब ये बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया। यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभाव का वर्णन करें। या आपसे पूछा जाएगा बच्चों ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभावों का वर्णन करें। तो आप सबको मालूम होगा क्या है, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में तो पढ़े हैं बच्चों। आइए बात करते हैं। मानवीय औद्योगिक गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। यानी जो मानव के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया जा रहा है, मानव के द्वारा जो बड़े बड़े उद्योग वगैरह, प्लांट वगैरह लगाई जाती है, उसके माध्यम से जो भी गैसेस निकलती है उनकी मात्रा बढ़ते जा रही है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिसके कारण क्या हो रही है बच्चों, पृथ्वी की तापमान भी धीरे धीरे बढ़, यही घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है बच्चों। ये जो घटना है, इस प्रकार से जो घटना घट रही है हमारी पृथ्वी पर, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये सभी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का के रूप में जानते हैं बच्चों। याद रखें क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। वायुमंडलीय ताप में वृद्धि हो जाता बच्चों, यानी हिमनद का पिघलना, जो पहाड़ वगैरह होता है वो पिघलना चालू कर देता बच्चों। समुद्री जलस्तर में बढ़ोतरी हो जाता है। बड़े एवं सुंदर शहरों का समुद्र में डूबने की संभावना बढ़ जाती है। और याद रखिएगा अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि की बात होती है बच्चों। ये किसके कारण कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग कैसे हुआ ये भी बात आप समझ गए, किसके कारण होता है, मानवीय जो घटना, मानव के द्वारा जो भी चीज, बड़ा बड़ा उद्योगों के माध्यम से बहुत बड़े बड़े जो प्लांट लगाकर जो धुआं वगैरह निकाला जाता है, जितना गैसेज, जो दूषित गैसेज होते हैं वो सब जो निकालता है बच्चों, तो याद रखिएगा वो जब हमारे पृथ्वी पर जब टेम्परेचर को बढ़ा देती है तो टेम्परेचर बढ़ने से बच्चों ये सारी प्रभाव देखने को मिलेगा बच्चों। याद रखेंगे। क्या नियंत्रण कर सकते हैं? बिल्कुल नियंत्रण कर सकते हैं। नियंत्रण करना भी बच्चों हमें चाहिए, नियंत्रण भी होती है। वृक्षों के कटाव पर रोक लगाकर, यानी जब हम वृक्ष को नहीं काटेंगे, वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष की अधिक मात्रा में लगाया जाएगा बच्चों, तो याद रखिएगा ये ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। मगर अभी के समय में बच्चों वृक्ष को तो लगाई नहीं जाती बल्कि कटाई ही ज़्यादा होती है। इसलिए वृक्ष को हमें लगाना चाहिए, जिस सही ऑक्सीजन हमें चाहिए, हमें बचे रहना चाहिए। इन सब प्रभाव से हमें बचे रहना है तो हमें ये पृथ्वी पर से वृक्ष को मिटाना नहीं चाहिए, बल्कि वृक्ष को हमें लगाना चाहिए बच्चे, याद रखिएगा। और अगला है यानी वृक्षारोपण कार्यक्रम को अपनाकर, हम यही बात आपको अभी बोले कि वृक्ष को लगाना चाहिए बल्कि काटना नहीं चाहिए बच्चों। काटने से हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते चला जाएगा और हमें अपने अपने घरों के आसपास हो या
अपने शहरों की बात करें, अपने अगल-बगल की बात करें, हर जगह वृक्ष लगाना चाहिए या अपने समाज में इस प्रकार की बातों को बताना चाहिए कि वृक्ष को काटने के बजाय वृक्ष को लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा वातावरण शुद्ध रह पाएगा, हमें सही से ऑक्सीजन ले पाएँगे और उसके साथ-साथ हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। ये चीज़ हमें अपने समाज में, अपने शहरों में ये चीज़ जानकारी, अपने देशों के व्यक्ति को ये सब जानकारी हमें देनी चाहिए बच्चों, याद रखिएगा। तो ये रहा बच्चों ग्लोबल वार्मिंग क्या, ये बात जाने, प्रभाव क्या ये भी बात जाने और नियंत्रण का उपाय भी हम लोग जाने, किस प्रकार से हम बच सकते हैं इन चीज़ों को से बच्चों, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में अंतर स्पष्ट करें। आपको 2 दिया गया है, अनिषेक जनन तथा असंख जनन के बारे में दिया गया है, केलस संवर्धन तथा भ्रूण संवर्धन के बारे में दिया गया है। हम सभी पर एक-एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला अनिषेक जनन दिया गया, असंख जनन दिया गया, केलस संवर्धन दिया गया बच्चों। इन सभी बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की बात है बच्चों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सभी क्वेश्चन को हम लोग एक-एक करके जानेंगे बच्चे। तो सबसे पहला अनिषेक जनन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर असंख जनन के बारे में, फिर केलस संवर्धन के बारे में जानेंगे, फिर हम बच्चों किसके भ्रूण संवर्धन के बारे में भी हमें जानने को मिलेगा। यदि किसी फल का विकास बिना निषेचन के ही हो जाते तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। ऐसे फल के उदाहरण कौन हो सकते हैं, कहेंगे केला हो सकते हैं बच्चों, याद रखेंगे। दूसरा है यानी असंख जनन, वह प्रक्रिया जिसमें लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले लेता है, असंख जनन कहलाता है। जैसे सूरजमुखी की बात करेंगे तो दोनों बातों को हम स्पष्ट रूप से समझे। तीसरा है केलस संवर्धन। केलस संवर्धन को याद रखिएगा, सब कल्चर कर ज्यादा केलाई बनाए जाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। केलस से सीधे जड़, तना या एम्ब्रियोइड बनाने के लिए विभिन्न पोषक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। केलस बनाने के लिए केलस के बनने और उनके वृद्धि के लिए वृद्धि हार्मोन का उपयोग किया जाता है, यानी इसके वृद्धि विकास के लिए इसको वृद्धि हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। भ्रूण संवर्धन, भ्रूण की बात करते, भ्रूण संवर्धन विकसित हो रहे बीजों से भ्रूण को निकाल कर पोषण माध्यम पर उगाने की जो विधि है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण संवर्धन कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो अभी आप लोगों को क्या क्या समझ आया बच्चों, अनिषेक जनन क्या होती है ये बात एग्जाम्पल भी बता दिए, असंख जनन इसका भी हम एग्जाम्पल इसको भी बता दिए, केलस संवर्धन ये भी बता दिए और भ्रूण संवर्धन ये दोनों पर भी हम लोग चर्चा कर लिए। तो आपको ये 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है और 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो भी बच्चे को हम अभी सजेशन देने वाले हैं, तो जो भी बच्चों को अभी तक सजेशन मिला है बच्चों, उन सब को याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन उस सजेशन के अंदर देखने को मिलेगा जो सजेशन आप लोगों को दिया गया है बच्चों। तो ये सभी बात याद रखेंगे बच्चों, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मगर यहाँ से आपको 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ देगा अनिषेक जनन क्या है, असंख जनन क्या है, पूछ देगा केलस संवर्धन क्या है, पूछ देगा भ्रूण संवर्धन क्या है 2 नंबर में बच्चों। तो याद रखिए, क्योंकि हमें 5 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है कम से कम 1 से 20 वर्डों में हमें रहनी चाहिए बच्चों, 1 से 20 वर्ड के अप्रोक्स क्वेश्चन होनी चाहिए बच्चों, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको 2 नंबर का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 नंबर को भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर बच्चों, हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चों, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, आप सबको मालूम होगा। मछली पालन के बारे में आपको बताए थे, राइबोसोम के बारे में हम आपको बताए थे, वंध्यता की बात हम पहले भी कर चुके हैं, लाल आकरा बुक की बात करते हैं जो विलुप्त हो चुका है, विलुप्तता के कगार पे हो, उसका जानकारी देखने को मिलेगा बच्चों। तो हम बात करेंगे बच्चे कि जो मत्स्य की बात करते हैं, मत्स्य एक प्रकार का उद्योग होता है जिसका संबंध मछली पालन से है बच्चों। इसका संबंध किससे है, मछली पालन से, तथा उसका प्रसारण करना एवं बेचकर धन प्राप्त करना होता है। यानी जब मत्स्य की बात करते हैं, मछली वगैरह पालन की बात करते हैं, उसे विभिन्न प्रकार की बेनिफिट होने की बात होती है बच्चों। इसे हम लोग नील क्रांति के रूप में भी हम लोग जानते हैं। किस क्रांति के रूप में जानते हैं, नील क्रांति भी कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछा जाएगा मत्स्य के बारे में, मछली पालन के बारे में, तो इतना बात आप के बारे में लिख सकते हैं शॉर्ट में बच्चों। अब राइबोसोम की बात करते हैं, तो राइबोसोम एक प्रकार का प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है बच्चों। राइबोसोम एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है
क्योंकि बच्चों राइबोसोम दो प्रकार का, एक 70S और एक 80S प्रकार के प्रोटीन होता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम की बात जब करते तो राइबोसोम जीवित कोशिकाएं में पाया जाता है। यह साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर रहता है बच्चों, याद रखिएगा, रेटिकुलम के चारों उसके ऊपर राइबोसोम, इसलिए इसको जिसके ऊपर पाया जाएगा उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में जानते हैं। यह स्वतंत्र रूप से भी रहता है। राइबोसोम प्रोटीन, याद रखिएगा, सिंथेसिस का साइट है। यह राइबोसोमल आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है बच्चों, याद रखिएगा। ये राइबोसोमल और प्रोटीन का बना हुआ हिस्सा माना जाता है, ये बात याद रखेंगे बच्चों। आपसे पूछा जाएगा, हम राइबोसोम भी समझ गए, मत्स्य यानी मछली पालन भी समझ गए, अब आपसे पूछा जाएगा वंध्यता की बात करेंगे। कहेंगे दंपति के सहवास के बावजूद गर्भधारण न हो पाना या न हो पाने की स्थिति को वंध्यता कहते हैं। यानी जब कोई भी मां नहीं बन पाती है, उसकी स्थिति को, जो स्थिति होता है उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, वंध्यता कहते हैं। ऐसे निसंतान दंपतियों के लिए यानी पात्रे निषेचन तथा भ्रूण स्थानांतरण विधि द्वारा, याद रखेंगे बच्चों, यानी ये बच्चों गर्भधारण कराया जाता बच्चों, याद रखिएगा बच्चों, भ्रूण स्थानांतरण विधि द्वारा गर्भधारण कराया जाता, वहां गर्भधारण होगा बच्चों, कराया जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा बच्चों। आपसे पूछा जाए जब कोई भी मां नहीं बन पाती है तो उस कंडीशन को या उसको हम लोग किस रूप में हम लोग जानते हैं, तो कह सकते वंध्यता कह सकते हैं। मगर उस वो जो स्थिति होता है, उस स्थिति से बच्चों हमें बाहर निकलने के लिए बच्चों उपाय है बच्चों, याद रखिएगा, पात्र निषेचन, और इससे वो माँ गर्भवती पुनः हो सकती है। ऐसा विधि उपलब्ध है बच्चों, ऐसा आर्टिफिशियली रूप से बच्चों हम लोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डी नंबर में बच्चों, ये क्या है, लाल आंकड़ा बुक की बात किया जा रहा है। कहेंगे वह किताब जिसमें विलुप्तता के कगार पर या बहुत कह सकते या पहुंच चुके जीव या बहुत पहले पहुंच चुके जीव जातियों का वर्णन हो या आंकड़ों की लाल किताब कहलाती है बच्चों। ये जी आपसे पूछा जाएगा, जो विलुप्तता के कगार पर जो जीव है या जो बहुत पहले विलुप्तता के कगार पर पहुंच गया, उस सभी जीवों का जो जानकारी जिस बुक के अंदर होगा, उस बुक का नाम ही बच्चों लाल आंकड़ा बुक के रूप में हम लोग जानते हैं बच्चे। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की नीति निर्माताओं को ऐसे जीवों की संरक्षण एवं संरक्षण में आई कठिनाइयों से अवगत कराना है बच्चों। जैसे हम लोग इतिहास की बात करते हैं, हमारा पूर्वज किस प्रकार से देश को आज़ाद कराए, हमारा पूर्वज किस प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद किए, किस प्रकार से देश आगे बढ़ा, सभी चीज़ों को हम लोगों को किसी न किसी बुक के माध्यम से पढ़ने को मिलता है। उसी तरह से बच्चों जितने भी जीव हमारे पृथ्वी पर से विलुप्त हो रहा है या विलुप्त के कगार पर है या बहुत पहले विलुप्त हो गया, उन्हीं सभी जानकारी को अभी पढ़ना है, उन सभी जानकारी को अभी को जानना है। तो वो याद रखिएगा बच्चों, यानी आंकड़ा बुक के अंदर दिया गया है, और उस बुक के अंदर इसलिए दिया गया है ताकि उन सभी जीवों के बारे में हम लोग जान सके। इसलिए उस सब बुक के अंतर्गत, इस बुक के अंदर सभी जीवों की विलुप्तता, जितने भी जीव हो चुका है उनका जानकारी इस बुक के अंदर दिया गया है बच्चे, याद रखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बच्चों इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ बच्चों हम 5 नंबर की भी बात किए, 2 नंबर की भी बात की। आपसे पूछा जाएगा बच्चों वंध्यता क्या है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। लाल आंकड़ा बुक क्या है बच्चों, पूछा जाएगा। मत्स्य क्या है बच्चों, पूछा जाएगा। राइबोसोम क्या है, 2 नंबर में भी बच्चों। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे क्वेश्चन जो 5 नंबर का बच्चों, क्योंकि वहां 2 नंबर से ही 5 नंबर पूछ बनता है बच्चों, याद रखिएगा। कि 2 नंबर को भी कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ बच्चों हम 5 नंबर, और इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हमें देना है बच्चों। लगे कि नहीं बच्चों हम पढ़ रहे हैं और आसानी से याद हो जाए बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर होनी चाहिए बच्चों, ताकि दिक्कत ना हो। तो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये 14वां लेक्चर आज कंप्लीट हो गया बच्चों। पुनः बच्चों हम 15वां लेक्चर कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट बच्चे।